यहाँ पे हमारे गुजर भाई बैठे हुए हैं, इनसे कहा गया था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपको इन जंगलों पे जो हक है आपको ये हक मिलेगा। अरे हक तो दूर की बात, जिन जमीनों का मालिकाना हक लैंड टू टिलर के तहत बाबा कौम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ के लोगों को दिया, एक एक करके आपको उन जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। तो कहां का इंसान? नौजवानों के रोजगार की बातें हुई, कहा गया था कि बस रोजगार ही रोजगार होगा। मैंने वो तकरीरें सुनी दिल्ली के हमारे हुक्मरानों से जो कहते गए कि यहां 370 ही रुकावट है, 370 हटते ही नौजवानों के लिए नए रोजगार के जो है दरवाजे खुलेंगे, नए कारखाने लगेंगे, नए प्रोजेक्ट लगेंगे, तरक्की होगी। आज बन्नी की सरजमीन पर खड़े होके मैं मजबूर होके पूछता हूं कि 5 साल हो गए 370 हटे हुए, खुदारा मुझे यहां कौन सा नया फैक्ट्री जो लगा है उसकी तरफ जरा कोई इशारा करके दिखाए, कोई नया प्रोजेक्ट जो यहां लगा हो उसके तरफ कोई इशारा करके दिखाए। अरे टूरिज्म की बात करते हैं, कहते हैं यहां लाखों और करोड़ों में टूरिस्ट आ रहे हैं। अरे मैं भी इस बन्नी की सड़क से गुजर के आया हूं, एक भी टूरिस्ट की गाड़ी नहीं देखी मैंने। तो है कहां ये? इन दूर दराज इलाकों ने पिछले 5 साल में क्या पाया? क्या कभी डीजी साहब आए मौके पे भर्ती करने के लिए? ये हमारी हुकूमत जो हेलीकॉप्टर में मौके पे डीजी साहब को भेजा करते थे, वहां पे ग्राउंड पे हेलीकॉप्टर उतरता था, नौजवानों की लाइन लगती थी, वो दौड़ लगाते थे, अगर कद बराबर छाती बराबर तो डीजी साहब वहीं पे ऑर्डर पे दस्तखत करके उनको पुलिस में एडमिट करते थे। आज तो इन लोगों से लिस्टें नहीं निकलती। जहां रिक्रूटमेंट का लिस्ट निकलता है वहां धांधली के इल्जाम लगते हैं, लिस्ट रद्द की जाती है और मेरे नौजवान दोबारा रोजगार के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं। हमने रहबर तालीम का स्कीम शुरू किया। मकसद यह था कि दूर दराज इलाकों में जहां स्कूल में मास्टर मास्टरानी आते नहीं है, उसी गांव का पढ़ा हुआ बच्चा बच्ची जो है वहां तालीम फराहम करना शुरू करेंगे। आज उस स्कीम को भी जो है ठंडे बक्से में बंद किया। हम बेरोजगार नौजवानों को वजीफा देते थे शेर कश्मीर वेलफेयर पॉलिसी के तहत, उसको बंद किया। बंद तो इन्होंने बहुत कुछ किया, चालू क्या किया मैं इनसे पूछना चाहता हूं। आज ओल्ड एज पेंशन नहीं मिलता, विडो पेंशन नहीं मिलता, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को अपना हक नहीं मिलता। आप शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हो ना, शेड्यूल ट्राइब में तो उन्होंने फायदा उन लोगों को दिया जो जम्मू में रह रहे हैं। मैं तो कहता हूं असली हक तो आप लोगों का है जो इन पहाड़ों की दामन में रह के अपना गुजारा करते हो। आपके बच्चे क्या मुकाबला करेंगे जम्मू के जोधामल और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में पढ़ते हुए बच्चों के साथ? तो जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई, हमने अपना स्टेटहुड हासिल किया, जो भी आपने यहां मुतालबे पेश किए इंशाअल्लाह एक एक को हम जो है पूरा करके आपके सामने पेश करेंगे, बशर्त ये कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि वोट डाल के आप वोट जाया करोगे, क्योंकि वोट वोट होता है, इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सोच समझ के इस्तेमाल करना ये आपका फर्ज बनता है। आपने देखना है कि क्या यहां पे टूटी फूटी सरकारों को बना के जम्मू कश्मीर को फायदा हुआ या नुकसान हुआ है।
दो तीन तीन पार्टियों की हुकूमत बना के यहां पे जम्मू कश्मीर कमजोर हुआ है। आज अगर हम इस दौर से गुजर रहे हैं वो इसलिए कि हमारी आवाज बिखर गई, हम अलग अलग हो गए। इन सियासी पार्टियों ने आके अलग अलग नारे इस्तेमाल किए, कोई मजहब, कोई जात, कोई बरादरी, कोई इलाका। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, हम कभी आपसे मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, जात बरादरी के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, इलाकाई सियासत नहीं करेंगे। हम जब अपना मंशूर आपके सामने पेश करेंगे तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि आप मुसलमान हो आपने वोट देना है, या आप हिंदू हो आपने वोट देना है, या आप सिख हो आपने वोट देना है। हम तो ये कह के आपसे वोट मांगेंगे कि हम आपकी तरक्की चाहते हैं, आपकी बेहतरी चाहते हैं, नौजवानों के रोजगार के लिए हम मांगेंगे, अपनी माओ बहनों के रोजमर्रा के मुतालबे जो हैं उनको हल करने के लिए मांगेंगे, महंगाई का जो दबाव आपके ऊपर है उसको कम करने के लिए मांगेंगे, जो हमारे डेली वेजर आज रेगुलराइज नहीं हो रहे हैं उनके लिए और उनके रेगुलराइजेशन के लिए हम वोट मांगेंगे, बिजली के निजाम को बेहतर करने के लिए। अरे बिजली की कीमतें देखिए आज, जहां मेरे दौरे हुकूमत में बिजली का बिल 200-250 रुपए, आज दूर दराज इलाकों में कम से कम बिजली का महीने का बिल 1650 रुपए। बिजली हो ना हो मीटर से पैसा निकल आता है, साफ पीने का पानी कहीं नहीं, लेकिन पीने का पानी का टैक्स आपके ऊपर लगाने का काम। कूड़ा कचरा उठेगा नहीं, सड़क आपकी बनेगी नहीं, गली कोचे आपके ठीक होंगे नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स और म्युनिसिपल टैक्स ये गांव में लगाने की बात आज करना शुरू कर गए हैं। मकसद ये कि किसी ना किसी तरह ये आप लोगों को दबा के जो है अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तमाम मायूसी, परेशानी, तकलीफ, इन सब चीजों का इलाज इंशाअल्लाह आने वाले 2-3 महीनों में आपके पास होगा। इलेक्शन होंगे, बेहतरीन से बेहतरीन उम्मीदवार हम आपके सामने पेश करेंगे। आपने एक बार पहले भी यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को जितवाया, उस वक्त वो डिप्टी स्पीकर बने। तरक्की हर कोई करना चाहता है। पिछली बार आपका एमएलए डिप्टी स्पीकर बना, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में आपका एमएलए होगा तो इंशाल्लाह मिनिस्टर बन के हम यहाँ उसको वापस भेजेंगे। लेकिन वो तभी मुमकिन होगा जब वोट सोच समझ के डाले जाए। बाकी और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हुकूमत बनाने का दावा कर सकती है। धोखा देंगे, जिस तरह 10 साल जाया किए उन्होंने, आगे भी आपका वक्त जाया करेंगे। अगर वाकई हम इस मायूसी को हटाना चाहते हैं, यहां तरक्की देखना चाहते हैं, खुशहाली देखना चाहते हैं, एक बेहतर मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे इन तमाम साथियों का हाथ, इस झंडे को आप मजबूती से थाम के रखें। हम आपको धोखा नहीं देंगे, नाराज नहीं करेंगे, मायूस नहीं करेंगे, ये मेरा आपको वादा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। मैं आप सबको जिन्होंने यहां मौके पे आके इस प्रोग्राम को कामयाब किया, यहां स्टेज पे मेरे तमाम साथी जो मेरे साथ यहां खड़े हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, आप सबका दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया करना चाहता हूं। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले इलेक्शन में ही जल्दी मुझे दोबारा एक बार फिर यहाँ आके आप सबसे मुलाकात का मौका जो है हासिल होगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ रहे हैं, इस बात के बावजूद कि
हमें हुकूमत से बाहर अब 10 साल हो गए। लगातार पिछले 5 साल से हुकूमत और बीजेपी की कोशिश रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है ख़त्म किया जाए। आपने खुद देखा होगा, मेरा भी ये तजुर्बा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी प्रोग्राम जो है वो फेल नहीं होता। भारी तादाद में लोग आके हमारे प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ तक कि जब हम अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहे थे और हमने लोगों से गुजारिश की कि वो अपने सुझाव जो हैं हमें भेजें, हमें लग रहा था कि 10, 15, 20 लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और हमें अपना सुझाव भेजेंगे। हमें 1000-1500 से कम ईमेलें और मैसेजेस नहीं आई, और माँ सिवाय 1-2 के सब ऐसे थे जिसमें लोगों ने अपने सुझाव रखे। इससे पता चलता है कि लोगों की सबसे ज़्यादा अगर उम्मीदें किसी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ी हुई है। इलेक्शन कमीशन की टीम भी आज श्रीनगर पहुंच चुकी है। इलेक्शन कमीशन की टीम आज श्रीनगर में है। 10:30 बजे मेरे साथियों को मौका दिया गया था इलेक्शन कमीशन से मिलने का। हमने अपनी बातें इलेक्शन कमीशन के सामने रखी हैं, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द इलेक्शन का जो है नोटिफिकेशन जारी हो और यहाँ सिलसिला इलेक्शन का शुरू हो जाए। क्या लगता है आपको, होंगे इस तरह पहले भी आवाज़ उठी थी कि चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर? अब इस बार तो मजबूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये इग्नोर करना चाहते हैं या ये इस बात को तस्लीम करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि 96 से बदतर अब जम्मू कश्मीर के हालात हैं, तो फिर इलेक्शन ना कराएं, हम कोई शिकायत नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो ये मान के चलते हैं कि 96 और आज के हालात में फ़र्क है, तो फिर इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन कमीशन को जो है सुप्रीम कोर्ट का जो डेडलाइन है 30 सितंबर का, उसके तहत इलेक्शन यहाँ मुकम्मल कर लें। उमर साहब, जम्मू प्रोविंस में बढ़ते टेररिस्ट अटैक को किस तरह देखते हैं? अब अफसोस की बात है, और मैं ये लगातार कहते आया हूँ, ये अटैक तभी हुए जब हमारे तरफ से लापरवाही थी। जाहिर सी बात है, हमारे हुक्मरान जो हैं उनको जिस तरफ से जम्मू के तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी उन्होंने दी नहीं। उनकी सारी तवज्जो कश्मीर प्रोविंस की तरफ रही कि किसी तरह कश्मीर प्रोविंस ठीक रहना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि कश्मीर प्रोविंस ठीक रहे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना कि हम जम्मू के ऊपर जो है अपना ध्यान हटाएं। जम्मू प्रोविंस के ऊपर से इन लोगों ने ध्यान हटाया और उस चीज़ का नतीजा है कि आज ये हमलों का सिलसिला जो है लगातार देखने को मिल रहा है। उमर साहब, जिस तरह से मैं पहाड़ी बेल्ट की बात करूंगा, बनी बिलावर एरिया की, जिस तरह से मिलिटेंसी यहाँ पे पीक पर है, सर किस तरह देखते हैं इसको? एक चिंता की विषय है। इस तरह के हालात नहीं होने चाहिए। हमने तो इन इलाकों को पूरी तरह से मिलिटेंसी से आज़ाद किया हुआ था, चाहे ये इलाका हो, चाहे रियासी का हो, चिनाब का, उधमपुर का। हमने इन इलाकों को यहाँ पे जो है मिलिटेंसी होने नहीं दी। लेकिन पता नहीं हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी इतनी लापरवाही क्यों रही कि इन बेल्ट्स में दोबारा मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों के ताउन के साथ यहाँ जो है इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए। उमर साहब, सत्ता में आते हैं तो किस तरह का विकास जो है बदलाव आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मत। जी हाँ, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट,
फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई-राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।